दोस्तों ये है द आर्क सीरीज का दूसरा पार्ट। जब पृथ्वी इंसानों के जीने लायक नहीं रही तो बचे कुछ इंसानों को नए ग्रहों पर आबाद करने के लिए आर्क नामी स्पेसशिप में ले जाने का एक मिशन था। सबसे पहले आर्क 1 को लॉन्च किया गया, मगर उस ग्रह पर पहुंचने से पहले ही एक हादसे के कारण सभी क्रू मेंबर्स और मुसाफिर जाग गए। अंतरिक्ष में उनके साथ क्या होता है वो इस कहानी में जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। ये कहानी वही से कंटिन्यू है। पहले एक हादसा जिससे सारा क्रू जाग गया, फिर ऑक्सीजन वाली समस्या जिसमें कुछ लोग मारे गए और उनमें एक हैरिस नामी लड़का भी था, यानी ईवा का बॉयफ्रेंड, और अब एक क्रिमिनल का कत्ल। जेस्पर शेरन के बारे में कुछ तो जानता था, मगर वो क्या है ये बाद में पता चलेगा, और उसे किसने कत्ल किया ये भी। मगर इससे भी बड़ी समस्या ये है कि इन लोगों को अंतरिक्ष में जिंदा भी तो रहना है। अब इन्हें जानना था कि इस अंतरिक्ष यान से क्या टकराया होगा जिससे ये सब हुआ, और इसके लिए इन्हें बाहर जाना था। इसलिए लेफ्टिनेंट लेन, लेफ्टिनेंट जेम्स और इनके साथ एक और वॉलंटियर स्पेस सूट पहनकर बाहर जाते हैं। अब इससे पहले कि ये लोग उस जगह की जांच करते, मलबे की वजह से इनका वो साथी मारा जाता है और लेन के सर पर भी चोट आती है। इसलिए जेम्स उसे वापस से शिप में ले आता है। मतलब कि इन्हें अभी तक नहीं पता शिप से क्या टकराया होगा या क्या हुआ होगा, और हादसे की फुटेज भी नहीं है इनके पास, तो ये एक मिस्ट्री रहेगी। लेफ्टिनेंट लेन को जल्दी से मेडबे में लाया जाता है। डॉक्टर सन उसका इलाज करती है। बाकी लेन ठीक था, बस उसके सर पर चोट आई थी। उस समय लेन नोटिस करता है कि डॉक्टर सन काफी थकी हुई लग रही है। असल में वो सोई ही नहीं है, क्योंकि वो इकलौती डॉक्टर है और बाकी सबके साथ कोई ना कोई समस्या है। खैर इतने में मेडबे में इलिशिया आती है, क्योंकि वो बायो शेल्टर मतलब जहाँ पर एंगस खाना उगा रहा है, काफी एनर्जी वहाँ भेजी जा रही है। इसलिए बाकी के शिप में गर्मी थी, क्योंकि कूलिंग सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था। वहाँ खड़ी एक क्रू मेंबर इलिशिया से बदतमीजी भी करती है, बल्कि यहाँ तक कह देती है कि तुमने ही उस आदमी को मारा होगा ताकि तुम्हें उसकी जगह मिल सके। उसका मतलब जेस्पर से था, जो कि सरासर झूठ था। खैर अब अफवाहें फैलने लगी, क्योंकि किसी को नहीं पता शिप कैसे डैमेज हुआ या जेस्पर को किसने मारा होगा। लोग घबराए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद यहाँ कोई किलर है या कोई पागल सन की जो इस मिशन को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है, और शायद उसी ने शिप को डैमेज भी किया होगा। जाने से पहले लेफ्टिनेंट लेन डॉक्टर सन से कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है कि तुम आराम करो। लेन मिलता है जेम्स से और उसे इन अफवाहों के बारे में बात करता है कि लोग अजीब अजीब सी बातें बना रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है? मगर जेम्स कहता है कि अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें खुद पता नहीं। सीन शिफ्ट होता है इलिशिया पर, जिसकी मुलाकात ट्रेंट से होती है। पहले तो ट्रेंट उसकी तारीफ करता है, फिर उसे थैंक्स कहता है कि तुम्हारी जगह मुझे मिली है, मतलब कि वेस्ट मैनेजमेंट। असल में ट्रेंट जहाँ पर काम करने वाला था, शिप का वो सेक्शन अलग हो चुका है। उसके पास और कोई काम नहीं था, इसलिए वो इलिशिया का काम संभाल रहा है, और इलिशिया शिप के लाइफ सपोर्ट का। इसके बाद दिखाया जाता है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनकी लाशें वो बाहर स्पेस में छोड़ने वाले हैं। वैसे ये थोड़ा इंसल्टिंग लग रहा है, मगर शिप वाले ये सब काफी रिस्पेक्ट के साथ करते हैं। वैसे तो सभी इन लोगों के लिए दुखी थे, मगर ईवा जो हैरिस के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी, उस प्रोक्सिमा बी ग्रह पर अब वो सपना कभी पूरा नहीं होगा, तो वो बहुत दुखी है। और सिर्फ ईवा ही एक काबिल इंजीनियर है जो इस शिप को मेंटेन रख सकती है। अंतरिक्ष के सफर में दिमाग पर बोझ नहीं होना चाहिए, इसलिए हैरिस की मौत और ईवा का दिल टूटना ये सब पर असर डालेगा। लाशों को स्पेस में छोड़ने से पहले ईवा जेस्पर के मुंह पर थूकती है। अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 में जब ईवा उन हेलमेट्स में ऑक्सीजन भर रही थी, उसने जेस्पर को कहा था कि मेरे लिए और साइलेंडर लाओ, पर चूंकि जेस्पर बस एक बहरूपिया था, कोई प्रोफेशनल नहीं था, इसलिए उसने ईवा की बात नहीं मानी, और इन सब लोगों की मौत का जिम्मेदार वही है। उस समय केट ये देख लेती है। अब इससे पहले कि सभी लाशों को बाहर स्पेस में छोड़ दिया जाता, एंगस भागते हुए आता है और सबको मना करता है। असल में उसके पास एक आइडिया था जो वो शेरन और बाकी सबसे मीटिंग रूम में डिस्कस करता है। वो बताता है कि देखो ये स्पेस है, हमें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, और हर दिन हम भी और ये यान भी ऊर्जा इस्तेमाल कर रहा है। इन लाशों को बाहर स्पेस में छोड़ने से अच्छा है कि मैं इसे एक मशीन में डालूं और पौधों के लिए खुराक बना लूं। फिलिक्स कहता है कि ये तो कैनिबलिज्म हुआ, मगर एंगस कहता है कि नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हम मरते हैं, मिट्टी बन जाते हैं,
इसमें कोई बुराई नहीं। खैर थोड़ा सोचने के बाद वो लोग इसकी इजाजत दे देते हैं, खासकर जब खुद ईवा ये कहती है कि हैरिस चाहता था कि सब सुरक्षित रहे तो वो इस फैसले के खिलाफ ना होता। मीटिंग के दौरान ही हम ऑडियंस जान पाते हैं कि शुरू से ही लेफ्टिनेंट लेन शेरन को खास पसंद नहीं करता, जो ये सोचने पर हमें मजबूर करता है कि शायद लेन ही इंचार्ज बनना चाहता था या उसे शेरन ऐसे ही नहीं पसंद। जब उसकी और जेम्स की बात होती है तो लेन बताता है कि मुझे शेरन पर शक है, ये हमारे साथ ट्रेनिंग में भी नहीं थी, हम इस शिप के हर इंसान को जानते हैं, पर तुम बताओ क्या तुम्हें याद है शेरन से तुम पहले कब मिले थे? इसे सबसे लास्ट मिनट पर असाइन किया गया था। अब यहाँ से कहानी को ले जाती है फ्लैशबैक में। हमें लॉन्च से 3 दिन पहले का समय दिखाया जाता है। पृथ्वी के करीब ही एक बड़ा स्पेस स्टेशन था जहाँ से ये आर्क शिप लॉन्च होने वाला था। इस बीच हमें पृथ्वी की एक झलक दिखाई गई है। पृथ्वी धीरे धीरे मर रही है और उसके साथ इंसान भी। खैर स्टेशन पर सभी क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स इकट्ठा हुए थे क्योंकि 3 दिन बाद ये आर्क 1 में से 6 साल के एक लंबे सफर पर निकलने वाले हैं। यहाँ हमें आर्क 1 की कमांडर भी दिखाई जाती है जो लॉन्च से पहले एक स्पीच देती है। असल में आर्क 1 की यही कमांडर होने वाली थी, मगर हादसे के कारण ये बच नहीं पाई। खैर यहाँ हम कहानी को और भी अच्छे से जान लेते हैं कि असल में ये आर्क प्रोजेक्ट शुरू किसने किया। उस आदमी का नाम था विलियम ट्रस्ट। वो एक जीनियस साइंटिस्ट था। उसने पृथ्वी को बचाने की कोशिश की, उसके क्लाइमेट को, मगर गलती की वजह से और तबाही हो गई और लाखों इंसान बीमार हो गए। फिर विलियम ट्रस्ट ने ऐसे ग्रह खोज निकाले जहाँ जीवन हो। वहाँ पहले रोवर्स और प्रोब भेजे गए। जब ये पूरी तरह से कंफर्म हुआ कि इंसान वहां रह सकते हैं, फिर द आर्क प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ट्रस्ट ने बहुत से इंसानों की जिंदगी बदल दी। बहुत लोग उसे अपना हीरो मानते हैं, मगर बहुत उससे नफरत करते हैं। खैर वो स्टेशन में तो नहीं था, वो पृथ्वी पर था, क्योंकि उसे आर्क प्रोजेक्ट को संभालना भी तो था। और ये तो सिर्फ आर्क 1 है, ऐसे कई शिप लॉन्च होने वाले थे, कम से कम 12। विलियम ट्रस्ट सभी को शुभकामनाएं देता है। स्पीच के बाद कमांडर सूजन अपने लेफ्टिनेंट से शेरन को मिलवाती है और ये पहली बार था जब शेरन और लेन मिले थे, मतलब कि मिशन लॉन्च होने से बस 3 दिन पहले। इसलिए लेन को शक था क्योंकि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, वो सबके लिए एक अजनबी थी। जब लेन ने कमांडर से पूछा तो उसने जवाब दिया कि इसे किसी ऊंचे ओहदे वाले शख्स ने यहाँ भेजा है। शेरन की अपनी ही एक कहानी है, मगर लेन का शक बिल्कुल जायज है। कोई नहीं जानता शिप को किसने नुकसान पहुंचाया, कत्ल किसने किया और आगे क्या हो सकता है, मगर शक सिर्फ और सिर्फ लेन को ही था। भला शेरन पर कौन शक करेगा, क्योंकि वो तो शुरू से ही लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। आगे जानेंगे मामला है क्या, क्योंकि अब ये 1 साल का लंबा सफर है और इन्हें हर दिन इस शिप पर रहना होगा, तो ये इनके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, या ये कहे कि बहुत मुश्किल। अब जैसे कि स्लीपिंग क्वार्टर्स ज्यादा नहीं थे। कैप्टन का रूम शेरन ने ले लिया था, बचा है एक रूम जो लेन को मिला, मगर जेम्स भी एक लेफ्टिनेंट है, इसलिए दोनों को रूम शेयर करना था और बाकी जो क्रू मेंबर्स थे वो इकट्ठा एक जगह सोते थे। इसके बाद हमें शेरन दिखाई जाती है। वो सिक्योरिटी स्टोरेज के लॉक के साथ कुछ कर रही थी। इतने में फेलिक्स और उसकी असिस्टेंट आती है। फेलिक्स उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो, तो शेरन थोड़ा घबरा जाती है, कहती है कि मैं सिक्योरिटी लॉक्स चेक कर रही थी, मुझे जानना था कि आखिरी बार ये किसने कॉला था, शायद इससे कातिल का पता चल सके, पर किसी ने सारे डेटा को वाइप आउट कर दिया है। ये सुनते ही फेलिक्स को शेरन पर ही शक होने लगा, मगर शेरन कहती है कि मैंने उसका कत्ल नहीं किया, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसके पास डेटा डिलीट करने का एक्सेस है, मेरे अलावा 3 और लोग भी है, जिसमें लेन भी शामिल है। दूसरी तरफ हमें एंगस दिखाया जाता है जो बायो शेल्टर में था। अचानक से एक पाइप टूट जाता है जिससे काफी पानी वेस्ट हो गया। वो शेरन को रिपोर्ट करता है, मगर वो उस पर गुस्सा नहीं करती, बल्कि उसे हौसला देती है कि तुम अपना काम कंटिन्यू रखो, हमें पानी की सख्त जरूरत होगी। अब चूंकि मेंटेनेंस का इशू आ गया और वाटर रिसाइकलिंग यूनिट को भी ठीक करना था, तो शेरन ईवा को ढूंढने लगी, क्योंकि वही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हेड है। उसे ईवा तो मिल गई, मगर वो बेड पर पड़ी रो रही थी क्योंकि हैरिस मर चुका है। ये देखकर शेरन केट को बुलाती है, क्योंकि वो एक साइकेट्रिस्ट थी। खैर केट का कैरेक्टर एटीट्यूड वाला और थोड़ा मतलबी है। वो आसानी से मानती नहीं, मगर फिर भी वो ईवा से कुछ बातें करती है ताकि उसे अच्छा फील हो, क्योंकि सिर्फ ईवा ही शिप के मेंटेनेंस का काम सही से कर सकती है। शेरन जब देखता है कि केट अपने काम में बहुत अच्छी है, ये सभी स्पेस में है और दिमागी तौर पर सभी को कोई ना कोई समस्या आ सकती है,
इसलिए शेरन उसे काम के लिए असाइन करती है, मगर बदले में केट कुछ मांगती है। असल में वो अपने लिए एक प्राइवेट रूम मांगती है। ये वही रूम है जिसमें जेम्स और लेन रहते थे, मगर अब मजबूरन शेरन वो रूम केट को दे देती है। वहाँ ब्रिज पर जेम्स और लेन हादसे के समय रिकॉर्ड हुई फुटेज को चेक कर रहे थे। अजीब बात ही कि हादसे से कुछ सेकंड्स पहले ही रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी और हादसे के बाद फिर से शुरू। खैर दोनों सोच रहे थे कि आखिर ये कैसे हुआ होगा। इतने में फेलिक्स और उसके असिस्टेंट ब्रिज पर आते हैं। फेलिक्स सिक्योरिटी इंचार्ज है और मर्डर को लेकर अब उसे पता करना ही होगा कि कत्ल किसने किया। वो लेन से पूछताछ करना चाहता था, मगर लेन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो शिप में लोगों को बचाने का सोच रहा है। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो लोगों को मारना शुरू कर दे। कोई नहीं जानता कत्ल किसने किया। ये हमारे लिए भी एक पहेली है, क्योंकि किसी ना किसी ने तो किया होगा। वहाँ बायो शेल्टर में जब इलिशिया और एंगस पानी को वापस से जमा कर रहे थे तो एंगस को एक चाकू मिलता है। असल में पाइप फटने की वजह यही थी। ये एक हंटिंग नाइफ था। सोचने वाली बात थी कि आखिर ये आया कहाँ से। तब उन्हें समझ आता है कि जिसने भी कत्ल किया होगा उसने ये पानी में फेंक दिया ताकि फिंगरप्रिंट्स मिट जाए और ये पानी वाला इशू भी सामने आए। वहाँ ईवा भी रिकवर हो चुकी थी, इसलिए वो अपने काम पर लौट आती है। उसका एक रूम मेंबर साशा उसे आराम करने को कहता है कि मैं यहाँ का काम संभाल सकता हूँ, इसलिए तुम जाओ। मगर साशा नहीं मानती। अब सबको पता था कि वो हैरिस को पसंद करती थी। खैर वहाँ जब शेरन ब्रिज पर लौट आती है तो लेन और जेम्स उसे कहते हैं कि हमें फिर से बाहर जाना होगा। फुटेज से हमें सही पता नहीं चल रहा और हमें जानना है शिप के डैमेज होने के पीछे कारण क्या है। शेरन ये अलाउ नहीं करती क्योंकि जेम्स जाने वाला था। शेरन कहती है कि पिछली बार तुम मरते मरते बचे हो, हमें काबिल नेविगेटर को नहीं खो सकते, इसलिए तुम्हारी जगह कोई और जाएगा। जेम्स वादा तो करता है कि वो नहीं जाएगा, मगर असल में वो जाने वाला था। जैसे ही शिफ्ट बदलेगा, शिप के कैफेटेरिया में एंगस मिलता है फेलिक्स से, क्योंकि वो मर्डर की इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा था। जो चाकू एंगस को मिला था वो उसने फेलिक्स को दिया था। वो उससे पूछता है कि क्या उसे कोई सबूत मिले, डीएनए या फिंगरप्रिंट्स, मगर फेलिक्स कहता है कि यहाँ मेरे पास फॉरेंसिक जांच के लिए कोई टूल्स नहीं है। तभी एक क्रू मेंबर आता है और एंगस से बदतमीजी करता है। वो उसका पानी छीन लेता है। असल में बायो शेल्टर में जो पानी वेस्ट हुआ ये उसके लिए गुस्सा थे, हालांकि उसमें एंगस की कोई गलती नहीं थी। ये देखकर फेलिक्स उसे रोकता है और झगड़ा शुरू हो गया। इतने में शेरन भी आती है। शेरन काफी तेज थी फाइट में और इसके पीछे एक रीजन है। खैर जल्दी सभी को ढेर कर दिया जाता है। फेलिक्स और बाकी सब कहते हैं कि इन्हें भी कैद में डाल देना चाहिए, मगर शेरन सबको समझाती है कि हमें सही से खाना और पानी नहीं मिल रहा। यह अंतरिक्ष का सफर है, इसीलिए सभी के दिमाग पर बोझ है। ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होना आम बात है, इसलिए वो सभी को ऑर्डर देती है कि वो केट से थेरेपी सेशन लेंगे ताकि उनका दिमाग शांत रहे। बाद में शेरन से छुपकर जेम्स बाहर स्पेस में जाता है ताकि जान सके शिप से क्या चीज टकराई है। लेन भी इस काम में मदद करता है, मगर वो उसके साथ बाहर नहीं जाता। खैर किसी तरह जेम्स उस डैमेज हिस्से तक पहुंच गया। वो गौर से देखने लगा। उसे वहाँ क्रिस्टल जैसा एक टुकड़ा नजर आता है। हैरानी की बात थी कि स्पेस में इनसे कोई क्रिस्टल टकराया। जेम्स उसे हाथ में लेता है, मगर देखते ही देखते वो मेल्ट होने लगा। इसका मतलब कि ये कोई क्रिस्टल नहीं है, ना ही कोई एस्टेरॉयड का टुकड़ा। ये इतना खतरनाक था कि जेम्स के ग्लव को पिघलाने लगा। इसीलिए जेम्स जल्दी से शिप में लौट आता है, मगर उसका हाथ काफी जख्मी हो चुका था। लेन जल्दी से एयरलॉक की तरफ भागता है ताकि उसकी मदद करे। जेम्स को मिडवे में लाया जाता है। उसका हाथ काफी हद तक जल चुका था। शेरन को पता चलता है तो वो गुस्से में आती है। जेम्स से पूछती है कि तुमने वादा किया था ना कि तुम नहीं जाओगे। खैर इसके बाद वो सभी क्रू मेंबर से कहती है कि अब शिप का सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, इसलिए सभी शिफ्ट्स में काम करेंगे और 5-5 घंटे की नींद भी। ये बात सबको अच्छी लगती है, मगर ईवा आराम नहीं करती क्योंकि अब पीने का पानी खत्म होने वाला था और उसे किसी भी तरह फिल्ट्रेशन सिस्टम को ठीक करना था। इसलिए वो और उसकी टीम कड़ी मेहनत करते हैं। आराम करने के लिए जब लेन और जेम्स रूम में आते हैं तो देखते हैं कि शेरन ने वो रूम अब केट को दे दिया है, इसलिए मजबूरन दोनों को बाहर सोना पड़ा। शेरन भी अपने रूम में जाती है। हम उसके हाथ में एक तस्वीर देखते हैं। शेरन की एक हिस्ट्री है जो आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगी। खैर कुछ घंटे बाद सभी को मीटिंग रूम में बुलाया जाता है। ईवा बताती है कि उसने फिल्ट्रेशन सिस्टम को ठीक कर दिया है। पहले तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं, मगर जब ईवा कहती है कि मैंने हर चीज को फिल्टर करने के बाद बस 2 दिनों का पानी ही फिल्टर किया है, यहाँ तक कि मैंने शिप का कूलिंग सिस्टम भी इस्तेमाल किया, मतलब कि अब इन लोगों के पास बस 2 दिन का ही पानी है।
लेन कहता है कि एक चाकू कितनी तबाही कर सकता है। तभी फेलिक्स उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें चाकू के बारे में कैसे पता, मैंने तो तुम्हें नहीं बताया। अब इससे पहले कि लेन इस बात का कोई जवाब दे पाता, अचानक से शिप का इंजन बंद हो जाता है और यहीं पर इस पार्ट का दी एंड। दोस्तों ये कहानी कंटिन्यू है, जुड़े रहिए।